है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे ये जो चाइना है पिछले 1.5 साल से हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, हमारे इंडियन सोल्जर्स के नाक में दम करके रखा है और वो कैसे अभी इंडिया को बहुत ही परेशान कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना पहले से ऐसा था या अभी ऐसा हुआ है। आज के वीडियो में हम चाइना के साथ हमारे 1947 के बाद से अभी तक 2021 तक के रिलेशंस जानेंगे कि कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे, और अभी फ्यूचर में आगे कैसे रिलेशंस हो सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें आज के इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। चाइना और इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। 1947 को हमको आज़ादी मिली, गवर्नमेंट अब कांग्रेस पार्टी की थी, और 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुआ था। उसके बाद वहाँ के लोगों की जीत हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम चाइना कहते हैं। इंडिया ने चाइना की पहले से बहुत मदद की थी। जैसे जो यूएनएससी के मेंबर्स थे वो पहले से चाइना के एकदम ऑपोजिट थे, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था। जैसे कि यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज है, वो चाइना को ऐसा कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इंडिया तो फर्स्ट कंट्री था जिसने चाइना को 1950 में ऐसा कंट्री रिकॉग्नाइज भी किया था। और जो यूएनएससी के मेंबर्स है वो चाहते थे कि उनके यूएनएससी के मेंबरशिप में एक कंट्री एशिया की भी हो, और उसमें उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने वो इनविटेशन सीधा चाइना को दे दिया, जिसके वजह से चाइना यूएनएससी का मेंबर है। ये वहां सबसे बड़ी गलती है। उसके 1 साल बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत में अपना एग्रेशन दिखाया, वहां आर्मी घुसा दी, जिसके विरुद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये तिब्बत चाइना का इंटरनल पार्ट है, इस चाइना को जो चाहे वो कर सकता है। ये नेहरू जी का वन ऑफ द ब्लंडर था, क्योंकि इसकी वजह से अगर तिब्बत चाइना के अंडर आ गया था, अब इंडिया और चाइना की बॉर्डर और भी कम हो गई थी, जिसके वजह हमको आज भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके बाद 1954 में इंडिया और चाइना ने पंचशील ट्रीटी साइन की, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, नॉन इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से दोनों देश के रिलेशन अच्छे भी रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके 2 साल बाद ही 1956 में चाइना अब ईस्टर्न लद्दाख में एक रोड बना रहा था, जो नेहरू गवर्नमेंट को 3 साल बाद पता चला। अब पता नहीं 3 साल तक वो लोग क्या कर रहे थे। उसी समय साइमल्टेनियसली चाइना अरुणाचल प्रदेश के एक पार्ट को अपना सदर्न तिब्बत बता रहा था, लेकिन वहां गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया का ही पार्ट है। ये देख सकते कि चाइना कैसे अपनी मनमर्जी कर रहा है। उसी समय 1959 में चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया में आए और नेहरू जी से एक प्रस्ताव रखा कि आप अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले लीजिए वापस, लेकिन हमको लद्दाख का वो हिस्सा दे दीजिए और अपनी इंडियन आर्मी 20 किलोमीटर पीछे रखिए। नेहरू जी ने साफ इनकार कर दिया। इसी सीन की वजह से बाद में चाइना और इंडिया में रिलेशंस टेंस हुए शुरू भी हो गए, क्योंकि उसके 1 साल बाद 1960 में तिब्बत में चाइना की आर्मी के खिलाफ बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें चाइना ने वहां के लोगों को बहुत जुल्म किया। करीब कहा जाता है कि करीब 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी ये चाइना के अग्रेशन में। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से और भी इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हो गए। फिर 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई कि जहां भी चाइना के साथ हमारी बॉर्डर जुड़ती थी वहां हम अच्छे से एक बॉर्डर बना लेते हैं। क्योंकि 1962 20 अक्टूबर को चाइना ने हमारे पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम ये युद्ध हार भी गए थे। लेकिन असलियत में ये युद्ध हम कभी हार ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी सेना ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन इधर नेहरू जी की गलती की वजह से 1962 का हम वॉर भी हार गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो आज अक्साई चीन है, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है लद्दाख, जिसको आज अक्साई चीन कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश का एक पार्ट हमको चाइना को गिफ्ट में देना पड़ा। और ये वॉर के पहले भी यूएनएससी, जिसमें अमेरिका था, उन्होंने इंडिया को आगाह भी किया था कि चाइना आपके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्रेशन करने वाला है। लेकिन नेहरू जी ने पूरी तरह से इग्नोर भी कर दी। और ये जब वॉर चल रहा था, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, तब नेहरू जी देश में थे ही नहीं, कहीं बाहर घूमने चले गए थे। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके मेनन, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए। ये दिखाता है कि उस समय का एकदम कह सकते हैं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। उनका भी ऐसा चीन की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर ही था। उन्होंने भी चीन के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हमको इससे इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब चाइना ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। तो कह सकते हैं कि इधर भी चाइना ने हमको धोखा दिया।
उसके बाद 1967 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इंदिरा गांधी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर बने उसी साल 1967 में इंडिया और चाइना का वापस स्टैंड ऑफ हो गया नाथुला और चोला में, जो तिब्बत में आता है, और उसमें इंडिया ने चाइना को हराया भी था, जो अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसमें भी अगर इंडिया वॉर हार जाता तो इंडिया को अपने वापस बहुत सारे पार्ट्स घुमाने पड़ते। लेकिन अच्छा हो कि इंडिया इसमें वॉर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ ही साल बाद जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, जिसमें बांग्लादेश अलग से ही देश बना, उस समय इंदिरा गांधी जी ने साफ चाइना को कहा था, अगर आपने पाकिस्तान का साथ दिया तो हम नीचे मलक्का जो स्टेट ऑफ मलक्का है उधर उसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से आपका ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी बहुत ही एग्रेसिव थी। उसके 1974 में जब इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसमें भी चाइना ने खूब इसका विरोध जताया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में इंडिया की पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट काफी अग्रेसिव थी, जो कि अच्छा भी था। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते, तो 1987 में वापस इंडिया और चाइना का अरुणाचल प्रदेश में वापस कह सकते स्टैंड ऑफ हुआ। लेकिन अच्छा था, इसमें किसी की डेथ नहीं गई थी, लेकिन इधर भी कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो सकता था। तो उसके 2 साल बाद ही राजीव गांधी जी चाइना गए थे और उन्होंने वहाँ कुछ ट्रीटी साइन की, जिसकी वजह से वापस मामला शांत रहा। 1997 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक इंडिया की चाइना के अगेंस्ट सॉफ्टी थी। 1998 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और 1998 में जब हम न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट करते तब भी चाइना ने इसका बहुत ही विरोध जताया था। जब 1999 में जब हमारा इंडिया कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब भी चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तब भी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे तिब्बत को एज अ चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज किया था। ये कह सकते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी का वन ऑफ द ब्लंडर था, क्योंकि आज भी इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम ये कह सकते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में इंडिया की पॉलिसी सेम थी, सॉफ्ट थी, जैसे नेहरू के टाइम में थी। फिर 2004 में वापस कांग्रेस की सरकार आती है, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनते। तो ये 10 साल कह सकते थे कि बहुत ही सॉफ्ट रही थी हमारे इंडिया की पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें देख सकते थे कि जब भी इंडिया कोई भी लोन लेता था अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए, तो चाइना उसके लिए हर जगह हर प्लेटफॉर्म में उसका विरोध करता था। चाहे अगर हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे तो चाइना उधर अपनी मनमानी करके उनको कहता था कि उनको लोन ना दे। ये कह सकते थे कि चाइना अपना डोमिनेंस दिखाता था और इंडियन गवर्नमेंट पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर 2005 में चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन दिया, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक हिडन है, किसी को पता ही नहीं चली है। 2008 में इंडिया और चाइना ने थोड़े एमओयू साइन किए, जिसकी डिटेल्स अभी तक पता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एमओयूज क्या है वो तो बता दीजिए, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। ये हमको आगे वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिर 2012 में जो आरसीईपी डील थी हमें चाइना के साथ साइन कर ली थी, ये डील कुछ जल्दी में ही साइन हुई थी, क्योंकि देख सकते कि ये डील की डेडलाइन 2016 में थी। मेरे हिसाब से ये 10 साल में इंडिया एक कह सकते इंडियन गवर्नमेंट चाइना की पपेट बन गई थी। अब 2014 में बीजेपी की सरकार वापस आती है और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो 2014 में और उसी समय 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बनते हैं, और 2014 में ब्रिक्स समिट में पहली बार नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग जी मिलते हैं। फिर 2 साल तक सब ठीक रहता है। 2016 में डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच में थोड़ा विवाद बढ़ता है, लेकिन इंडिया ने इस पर अच्छे से डिप्लोमेटिकली वे चाइना को पीछे खड़े दिया जाता है। वापस 3 से 4 साल अच्छे रहते हैं जब तक गलवान नहीं होता, लेकिन एक बार गलवान वैली जब हुआ उसकी वजह से वापस चाइना और इंडिया की रिलेशन बहुत ही अभी देख सकते हैं कितने बिगड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक ये गलवान 15 जून को हुआ था 2020 में, उसके पहले नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग जी 18 बार मिले हुए थे। हम ये देख सकते हैं कि ये मोदी जी के लिए भी बहुत ही कह सकते हैं बैकफायर हुआ कि 18 बार मिलने बाद भी वो चाइना की पॉलिसी को समझ नहीं पाए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जब तक 2020 तक नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी भी चाइना के लिए एकदम सॉफ्ट ही थी, लेकिन अभी गलवान के बाद हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी एकदम ही एग्रेसिव हो चुकी है चाइना के लिए, जो काफी अच्छा है। ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी अभी चाइना के लिए इंदिरा गांधी जी जैसी ही हो गई थी। जैसे हम देख सकते हैं कि जब से गलवान हुआ है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट्स ने 250 से ज्यादा एप्स बैन कर दिए थे,
फिर चाइना से जो FDI आ रहा था वो बंद कर दिया था। जो लास्ट ईयर दिवाली में जो पॉड्स और जो सारे फायर क्रैकर्स चाइना से आ रहे थे उस पर भी बैन लगा दिया था। हुआई और ZLT का जो 5G नेटवर्क था उस पर भी बैन लगा दिया था। बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी चाइना को बाहर निकाल दिया था। इससे चाइना को बहुत ही मिर्ची लगी थी। उसके उपरांत हम देख सकते हैं अभी लास्ट मंथ सितंबर में क्वाड ग्रुप हुआ जो चाइना को रोकने के लिए था, क्योंकि इसकी वजह से चाइना को बहुत ही नुकसान होगा। अगर ये क्वाड ग्रुप सक्सेसफुल हुआ तो चाइना को इससे बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, जो कि अच्छी बात भी है। तो अभी आखिरी में सवाल उठता है कि इंडिया को चाइना पे विश्वास करना चाहिए या नहीं, और आगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे होंगे। तो मेरे हिसाब से इंडिया को चाइना में विश्वास करना ही नहीं चाहिए। देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस चाइना ने हमारे नाक में दम करके रखा है। 1956 में इंडिया को बताए बिना लद्दाख में रोड बना दिया था। 1962 में पंचिल ट्रीटी को तोड़कर वॉर कर दिया था। 1965 में 1970 जब हम पाकिस्तान के साथ वॉर कर रहे थे तब भी पाकिस्तान का साइड दिया था, और बार बार हर 2-3 साल में वॉर का इशू बनाता है। अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बता जो उसका कभी था भी नहीं, और अपना जो अक्साई चीन है वो भी उनके अंडर कंट्रोल है। हर फोरम में इंडिया को परेशान करता है। जब भी इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म UN में उठाता है तो चाइना उसका विरोध करते अपना वीटो लगाकर। देख सकते हैं कि चाइना कभी भी इंडिया की हेल्प करता ही नहीं है, उल्टा हमेशा इंडिया को नुकसान ही पहुंचाता है। और चाइना को यह भी पता है कि अभी जो सदर्न एशिया में सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो उसको चुनौती दे सकता है, इसलिए उसकी पॉलिसी हमेशा इंडिया के अगेंस्ट एकदम ही एग्रेसिव रही। तो हमारे इंडिया के भी एग्रेसिव रहनी चाहिए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरे वीडियो में समझाया अपने इंडिपेंडेंस से अभी तक इंडिया और चाइना की पॉलिसी कैसी रही और अभी आगे क्या हो सकता है। ये मेरा प्रिडिक्शन है। आप भी अपना प्रिडिक्शन से कमेंट सेक्शन में डालो, जिसकी वजह से मुझे पता चले। और वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक और पहुंचे तो लोगों को और भी पता चले कि चाइना अभी हमको क्यों परेशान कर रहा है, तो ताकि लोग और भी अवेयर हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। मैं अगले हफ्ते आऊँगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।